कोने में समझ ही नहीं तो जो आज का विशेष तौर से जो मुद्दा है वो आर्थिक, सामाजिक, कानूनी मुद्दों पर हमें बात करनी है, उनके समाधान के लिए, उनके सुझाव के लिए। तो यह मेन जो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो समाज में अंतिम पावदान पे खड़ा है व्यक्ति, उसके तक भी यह मैसेज जाए। इसलिए मैं आजमगढ़ से चल के भारत की राजधानी दिल्ली में आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ। यदि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में करता या अपने जिले में करता तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अपने बातों को जहां तक पहुंचाना चाहता हूं वहां तक नहीं पहुंचा पाता, अर्थात उसकी ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो पाती। देश की जो रीढ़ होती है वो अर्थव्यवस्था होती है। आज हम लोग राजनीति के माध्यम से, समाज में सामाजिक काम के माध्यम से जब भी हम लोग किसी भी समाज में जब हम लोग जाते हैं तो तमाम प्रकार की समस्याएं मुंह भा के खड़ी हैं, हमसे सवाल जवाब करती हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे नौजवान साथी, हमारे पिता तुल्य जन लोग हमसे सवाल करते हैं कि आखिर में आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों से जो समस्या है ये उन्हीं लोगों से कलेक्ट करके इस समस्या को हम आपके सामने लाए हुए हैं। तो आर्थिक मुद्दे को कैसे बढ़ाया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि हमारे देश में जो आर्थिक समस्या है उसका निदान हो सके। जो मुझे समस्याएं मिली हैं कि कैसे आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति को बढ़ाया जा सकता है, उसमें से सबसे बड़ी जो पहल है वो एग्रीकल्चर। साथियों, एग्रीकल्चर वो चीज है कि हम कितना अच्छा फैक्ट्री डेवलप कर लें, कितना अच्छा पैसा कमा ले, लंदन चले जाए, अमेरिका चले जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन जिस दिन एग्रीकल्चर नहीं होगा उस दिन हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे देश में, एग्रीकल्चर को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किसान की आमदनी क्या उपाय, क्या ऐसी साइंटिफिक तरीका बताया जाए, क्या लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। इन सब चीजों से जब मैं रूबरू हुआ तो मुझे लगा कि अभी भी हम बात करते हैं चांद सूरज की पहुंचने की, लेकिन अभी भी हमारे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, उनके जितने भी जिले हैं या जितने भी गांव हैं, अभी भी हम लोग एग्रीकल्चर के मामले में बहुत पीछे हैं। हमारा किसान, भारतवर्ष का किसान पारंपरिक खेतों पर आधारित है। समस्त पत्रकार बंधुओं का, भाइयों बहनों का, देवी और सज्जनों का, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में कैश क्रॉप की खेती कराना है तो एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया अभी कि 1 एकड़ में हम 2 बीघे का भी गेहूं, वीट्स या पैडी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस के माध्यम से हम एक साल में 15 से 20 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। इसलिए मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बतलाना चाहूंगा, जो इससे संबंधित विभाग हैं, जो भी इससे संबंधित हॉर्टिकल्चर विभाग हैं, एनएचबी है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उनके समस्त कर्मचारियों को अवगत कराना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वो लोग जाए
गांव गांव जाके जो भी हमारे सीमांत किसान है, लघु किसान है, छोटे किसान है, उनको इस टेक्निक के बारे में अवगत कराए। दूसरी बात है कि वह प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। प्रोडक्ट केमिकल फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम केमिकल। तो जो पॉली हाउस है उससे जैविक खेती होती है, उससे आमदनी बढ़ती है। तो अर्थात ऐसी खेती को करवाना जिसमें कम क्षेत्रफल में, कम खर्चे में अधिक प्रोडक्शन हो। इसलिए मैं चाहता हूं अगर हमारे देश को समृद्ध और सुखी बनाना है तो भारत सरकार को इस पॉली हाउस के संबंध में गांव गांव लोगों तक पहुंचा के यह तरीका, तौर तरीका सबको बताना पड़ेगा, चाहे वो चौपाल के माध्यम से, चाहे संगोष्ठी के माध्यम से, चाहे सेमिनार के माध्यम से। दूसरा पहलू है आर्थिक में सुधार लाने के लिए कि जब कोई भी सरकार, जन कल्याणकारी सरकार जब भी कोई योजना बनाती है तो उसका दायित्व होता है, उसका अधिकार होता है कि राजकीय धन का उपयोग करते समय समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जाए। चौथा है जनसंख्या वृद्धि को लेकर हमने कहा कि आप कितना अच्छा अपना बुनियादी स्ट्रक्चर बना लें, कितना अच्छा रोड कनेक्टिविटी बना लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो सारी समस्याएं पैदा होती रहेंगी। क्योंकि जब संख्या बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एरिया कम होगा। जब एग्रीकल्चर एरिया का प्रोडक्शन कम होगा तो भूखमरी का शिकार आदमी बनता चला जाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावशाली नियम को लागू सरकार को करना चाहिए और जो जनता जनार्दन है उसको भी इस नियम का पालन अच्छा से करना पड़ेगा। जब हम एक रहेंगे तभी हमारा विकास होगा, हमारा उत्थान होगा, हमारा उत्कर्ष होगा। जब भी हम विभक्त हुए, जब भी हम बटे तो हमारा नुकसान हुआ। ये इतिहास उठा के आप लोग देख लीजिए, जब भी हम बटे हैं, हम विभक्त हुए हैं, हमारा नुकसान हुआ है। अधिकार से वंचित न होना पड़े। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश सिंह जी, जो कि आगरा से हैं, सेवानिवृत्त हैं। और आज हम बात करेंगे इनसे कि आज जो प्रेस वार्ता थी उसमें कुछ समस्याएं, देश की समस्याएं और उनके आर्थिक निदान के बारे में क्या कहते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, क्या कहेंगे आप आज की जो प्रेस वार्ता थी उसको लेके? आज का जो विषय था आर्थिक एवं कानूनी के प्रति जनमानस को जागरूक करना, तो मैंने इस आज की प्रेस वार्ता में मातृशक्ति के विषय में बनाए गए कानून और उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए घरेलू महिला हिंसा अधिनियम और दहेज प्रथा अधिनियम और जो रेप और बलात्कार हो रहे हैं जिसके कारण परिवार का टूटना, परिवार के संस्कारों में कमी होना और शिक्षा न होना, इसके प्रमुख कारण हैं। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए, समाज को टूटने से बचाना चाहिए और जो कानून बनाए गए हैं उसकी व्यापक चर्चा जो है शिविरों के माध्यम से होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो आर्थिक मुद्दों का अगर लिया जाए तो वहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर ज़्यादा समस्याएं खड़ी होती हैं, चाहे किसान की लोन का मामला हो या बारिश का मामला हो या उनके खेतों में जो है देखिए नुकसान का मामला हो। सरकार को कहाँ तक उसका सुझाव आप देना चाहेंगे? सरकार ने जैसे फसल बीमा योजना लागू किया है, छोटे किसानों के लिए जो है किसान सम्मान निधि का तोहफा दिया है, लेकिन और भी करने की जरूरत है। जैसे सिंचाई की व्यापक व्यवस्था नहीं है, जहाँ जहाँ सिंचाई के साधन नहीं है वहाँ नलकूप लगाए जाना चाहिए, उनको सब्सिडी देना चाहिए छोटे किसानों को, ताकि अपने खेतों की सिंचाई कर सके और भरपूर पैदावार कर सकें और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सके।
जब आप जो है मजिस्ट्रेट रह चुके हैं और आपको जो है एक चीज़ बहुत ज़रूरी और अच्छी तरह पता होगा कि कानून कहीं ना कहीं जो है लोकसभा या राज्यसभा के अंदर कहीं ना कहीं टूटा हुआ नज़र आता है। पूरा कानून का जो है पालन नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका आम आदमी की जो पेंशन, आपने अभी मुद्दा भी उठाया कि आम आदमी की पेंशन जो है वो एक झटके में एक बार में ख़त्म कर दी जाती है और 60 साल के बाद उसको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है, ठीक है। और लेकिन ये जो एमएलए है और एमपी है, ये बिना काम किए 5-5 6-6 साल तक पेंशन लेते रहते हैं। वहाँ तक कहाँ आप तक आप सरकार को सुझाव देंगे या इसको जो है देखिए, आप कैसे लागू करेंगे कि वन नेशन और वन पेंशन का नियम लागू होगा? देखिए, जो संविधान में प्रदत्त चीज़ें हैं जी हाँ। उसके संबंध में केंद्र सरकार या संसद कानूनी अगर अधिकार दिया गया है तो उसको बना सकती है, बढ़ा सकती है, घटाने का भी प्राविधान है। जी हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि पेंशन में एकरूपता होना चाहिए। समाज के किसी भी वर्ग हो, चाहे सांसद हो, वही मेरा चाहे कहने का मतलब है कि आप राज्यसभा के सरकार हो। को कैसे जगाएंगे इसको अब लेके? इसके लिए सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बना करके, एक मीटिंग बना करके उनसे कहा जाए समस्या कि भाई आप समाज को भी देखो, गरीब कमजोर और सब कर्मचारियों के पेंशन को भी देखते हुए आप स्वयं पहल करो। इसके लिए हम उनकी जागरूकता कर तो सकते उनको हैं। क्या कहेंगे? क्या वो अपनी पेंशन छोड़े या इनकी हम इस पेंशन बारे में दोबारा से उनको लागू करें? जागरूक कर सकते हैं। और ठीक, अच्छा, छोड़ें मेडिकल को या लेके क्या आप करें, ये सरकार का काम है, संसद का काम है। मेडिकल को लेके आप एज क्या कहना चाहेंगे? एज ए न्यायिक अधिकारी मेरा ये काम नहीं है। ठीक। अब मेडिकल को लेके क्या कहेंगे? क्या मेडिकल फैसिलिटी सबको मिलना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कर्मचारियों को 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को आयुष्मान योजना लागू की गई है। 5 लाख रुपए का फ्री इलाज हो रहा है, जो एक अच्छी सरकार की पहल है। और ऐसे गरीब और भी योजना लाना चाहिए ताकि उनको और मेडिकल में सुचारू सुविधा हो सके, उनको कोई बाधा ना आ सके। राजेंद्र प्रसाद जायसवाल जी मौजूद हैं जो कि जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में सीईओ रह चुके हैं बॉम्बे से। तो इनसे बात बॉम्बे और करेंगे बनारस बॉम्बे और बनारस से, जो कि अभी जो है प्रेस वार्ता के अंदर आप काफ़ी अच्छी राय रखी है। आपने बात करूँगा आपसे कि राजेंद्र जी बताएं कि क्या आपका मुद्दा रहा है आज प्रेस वार्ता में आर्थिक और सामाजिक जो है समस्याओं को लेके, कानूनी समस्याओं को लेके? सर, आज का जो मंच था विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक समानता को लेकर था कि पूर्वांचल में ख़ास तौर से कि पूर्वांचल में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ब्रांच आने के बाद भी बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे मरीज गरीब तबके से आते हैं। सारे वर्ग ऐसे हैं जो एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं। उनके मेन कारण है कि शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य की जानकारी ना होना और दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स एट रूरल लेवल। तो हम इस मुद्दे को ये वहाँ उठाना ये चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि शिक्षा का प्रचार हो, प्रसार हो और जैसे आशाओं को महिलाओं के प्रेगनेंसी के लिए जोड़ा गया है, मॉल न्यूट्रिशन जोड़ा गया है, जो महिलाओं की मृत्यु दर कम हुई है, बच्चों की मृत्यु दर कम हुई, वैसे ही कैंसर जैसी अन्य बीमारियों का भी मृत्यु दर कम हो, उसके लिए अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। और आज का डिजिटल का ज़माना है, मुख्य धारा से उनको जोड़ना चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए, जो कि बहुत ही बड़ा स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जिसको हम पैलेटिव केस बोलते हैं, कि मतलब चौथे या तीसरे स्टेज पे आ जाते हैं, जिसको हम चाह कर भी हमारे जो क्वालिफाइड डॉक्टर या हमारे जो संस्था है कुछ नहीं कर पाती। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि इसकी ब्रांचेज और बढ़ाई जाए, क्वालिफाइड डॉक्टरों को और लाया जाए, जैसे आपने बताया जज साहब ने। तो ये इस मामलों में काफ़ी हमारा देश पिछड़ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेडिकल से जुड़ा हूँ। तो इसमें एक ठीक, मैंने गलत क्वेश्चन कर दिया। मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ है, जैसे आयुष्मान योजना है सरकार की और भी कई योजनाएं हैं, तो कैसे आप नीचे तबके तक का, जैसे अभी आपने बात किया, मुद्दा भी रखा कि लास्ट मैन तक जो है फैसिलिटीज़ पहुंचनी चाहिए, कैसे आप कहेंगे? जी, मेरा एक ही मुद्दा है कि बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं सर हमारे यहाँ, जो 30 से
40 और 45 वर्ष के उम्र के बच्चे हैं जो क्वालिफाइड हैं बट एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, उनको ये काम दिया जा सकता है। कैंसर अवेयरनेस पैदा करें महिलाओं में, बच्चों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, चाहे पीएचसी लेवल पे हो, चाहे सीएचसी लेवल पे हो। और इसको जागरूकता अगर नहीं बढ़ाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस जो बीमारी को झेल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे और जो मॉल न्यूट्रिशन है और जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने की जो आदत है, लत है। आप देखो सर, जगह जगह गांव में जाओ, हम लोग जाते हैं सर्वे करने के लिए, देसी शराब की दुकानें पड़ी हुई हैं और वहाँ पे जो उस छोटे वर्ग के या पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसी में विलिप्त हैं। ये सब समस्या है ना सर, ये सब सामाजिक समस्या है जिसको सरकार सीरियसली लेना चाहिए और आप लोग के माध्यम से इसको जन जन तक एक बनाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सुंदर चौहान जी, जो कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता आजमगढ़ से हैं। इनसे बात करेंगे कि आज की प्रेस वार्ता में काफ़ी कुछ समस्याएं, आर्थिक और कानूनी समस्याओं को लेकर, और उनके सुझाव भी उन्होंने दिए हैं प्रेस वार्ता में। इनसे बात करेंगे आखिर क्या मुद्दा रहा आज का। श्याम सुंदर जी, क्या आज के आपके कानूनी और आर्थिक समस्याओं को लेकर आप सामने आए हैं और उसके सुझाव भी आपने बताए हैं? बिल्कुल, क्या कहना है आपका उस पर? कहना है कि जो भी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए कई नियम कानून हैं कि उसको फॉलो करके अपने आदमी जो है, जो व्यक्ति है, अपनी आय को बढ़ा सकता है। उनमें से कृषि का एक मुद्दा था कि कृषि के माध्यम से किस प्रकार से हम अपने अर्न को अधिक से अधिक कर सके। तो मैं उस कृषि के क्षेत्र में मैंने एक सुझाव पेश किया कि कृषि संबंधित कैसे काम किया जाए कि कम खेती में अधिक प्रोडक्शन करके हम अधिक पैसा अर्जित कर सकें। तो मैंने आर्थिक मुद्दों में कृषि का मुद्दा रखा, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की जो जनसंख्या है लगभग 70% गांव में रहती है, कृषि आधारित है। तो जब कृषि आधारित है तो कृषि के बारे में, जहां 70% जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है, तो उनको जितना अधिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, उन्नत किस्म के बीज मिलेंगे, तो ये सब कैसे होगा? ये सब आप लोगों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और जगह जगह हम जैसे जनप्रतिनिधियों या जो जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से जगह जगह गोष्ठी करके, चौपाल लगा के लोगों को अवेयर किया जा सकता है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जहाँ तक सवाल आता है मोस्टली कि जो राजनीतिक लॉबी है वो कहीं ना कहीं कानून बनाने में सक्षम नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आपने अभी मुद्दा उठाया वन नेशन वन पेंशन का, वन पेंशन लाने में क्यों नाकामयाब है गवर्नमेंट? और दूसरी बात क्या है कि एमएलए और एमपी जो है ये 6 बार जीते हैं और 6 बार की पेंशन लेते हैं, और एक जो कर्मचारी 40 साल काम करता है उसका एक झटके में पेंशन खत्म कर दी जाती है और खरबों रुपए एमएलए और एमपी के जिम्मे जाते हैं। उनको आप कैसे रोकेंगे? उसका सुझाव आप क्या देंगे? देखिए, जहाँ तक पेंशन संबंधित बातें हैं, अभी 2020 में जब कोविड-19 चल रहा था, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकास शिल्पी माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पहल की गई थी संसद भवन में कि जितने भी हमारे सांसदगण हैं, अपनी सैलरी का कम से कम 30% को छोड़ दें, जिससे लोगों को सहायता दिया जाए। तो उसमें पहल स्टार्ट हो चुकी है। उसी पहल के अंदर हमने ये भी बात रखी कि यदि हम चाहते हैं कि देश का समग्र विकास हो, देश में असमानता की जो खाई है समाप्त हो, एक संविधान के तहत जब हम सारे हिंदुस्तानी रहते हैं तो सबको एक जैसा नियम का पालन करना चाहिए। तो मैं ये सांसदगण से और मैं ये विधायक गणों से मैं अपील थी मेरी कि जनता चाहती है कि जैसे वो नौकरी करती है, रिटायर होती है तो एक पेंशन पाती है, वैसे वो चाहती है, ये जनता का विचार है, जो मैं उनकी आवाज़ बन के आपके सामने रखा हूँ कि आप भी एक पेंशन की बात करिए ताकि न्याय हो सकेगा, जो कि एक व्यवहारिक है, एक न्याय संगत है। उसी के तहत हमने बात किया। ठीक है सर, बहुत बहुत